गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं ज्योग्राफी का आपके लिए नया पार्ट लेके आया हूं। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए। उसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इससे पहले के जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड वो डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम भूकंप और उसके अलावा वायदा जो पेटियाँ होती हैं, ट्रेसर बेल्ट जिनको कहा जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग प्रकार की जो पवनें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और हम जितने भी चीज़ें होंगी मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगा जितना भी मुझे पता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को उत्तराखंड प्रवक्ता से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आपको आपका हिंदी, उत्तराखंड, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस के जितने भी पार्ट्स मैंने अभी तक पढ़ा दिए इन सभी से रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना है। आपको नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। नोट्स आपको पेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन। तो जैसे कि मैंने बताया, हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले भूकंप के बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो फ्रेंड्स, भूकंप, अर्थ क्वेक या भूकंप के बारे में। भूकंप जो है आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो भूकंप क्यों उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो आंतरिक व बाह्य जो कारक होते हैं या बहिर्जात कारक होते हैं उनके कारण जो भूपटल होता है उसका प्रकंपित हो उठना, ये क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। किसी भी आंतरिक कारण से या बाह्य कारणों से अगर भूपटल या जो क्रस्ट है वो प्रकंपित होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। है ना, हम जानते हैं। भूकंप के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन उतना सब डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति के कुछ इंपॉर्टेंट कारण जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं जिससे कि भूकंप जो है वो पैदा होता है। सबसे पहला होता है ज्वालामुखी विस्फोट। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है या इसको कहते हैं आप ज्वालामुखी एक्सप्लोजन, ये और भूकंप ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर भूकंप आने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब कभी भूकंप आता है तो उस स्थिति में ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये दोनों ही चीज जो प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे के पूरक काम करती हैं। ओके, समझ गए आप लोग। दूसरा हमारे पास है प्लेटों का खिसकना। प्लेटों का खिसकना क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरा जो पृथ्वी है वो 7 बड़ी प्लेटों के अंदर डिवाइड है ना। और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। प्लेटें के मतलब धरातल के नीचे के जो एक समतलीय भाग है उनको प्लेट्स कहा जाता है। ओके, और आपको पता होगा कि ये जो प्लेट्स होते हैं ये भी लगातार तैरती भी रहती हैं। तैरती का इन द सेंस कि ये इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है। तो ये 3 प्रकार से मूव करती हैं। कभी कभी तो ये समानांतर मूव करती हैं, बिल्कुल पैरेलल दूसरी, तो उस स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी होती है जब एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट से दूर जाती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी तो जो नीचे की भूमि होगी वो क्या होगी, ऊपर नीचे खिसक कर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, नई भूमि का निर्माण होगा यहाँ पर। ओके, तो इस स्थिति में जो है आपका जो है भ्रंश पैदा होते हैं। और दूसरा तीसरा जो कंडीशन होता है प्लेट्स की, जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं इस प्रकार से, तो जब नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, टकराव होगा, और वो क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे इस प्रकार से धंस जाएगी। तो इस स्थिति में ही जब ये प्लेटें आपस में नज़दीक आती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती हैं, भूगर्भीय प्लेटों की बात हो रही है, तो ये इन धसाव के कारण से क्या होता है, धरती पर जो है वो कंपन हो उठता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण जो है वो इस प्रकार का काम होता है। मतलब ये जो एक के ऊपर दूसरी जो प्लेट चढ़ती है ये प्रेशर के कारण ही तो हुआ। तो ये जब ये इस प्रकार की गतिविधि होगी तो उससे क्या होगा, बहुत तेज जो है वो प्रकंपन उठेगा और भूकंप पैदा हो जाएगा। ओके, तीसरी स्थिति होती है चट्टानीय भ्रंशन। चट्टानीय भ्रंशन जो पृथ्वी के भीतर जो है वो विभिन्न प्रकार की जो चट्टान होती हैं वो खिसकती रहती हैं, और उनके कारण से क्या होगा, जो जो हिस्सा गिर कर नीचे जाएगा वहां पर क्या होगा, भ्रंश पैदा होगा, ड्रिफ्ट वैली पैदा होगी। और उस ड्रिफ्ट वैली के पैदा होने से वहां पर क्या होगा, एक खाली स्पेस बन जाएगा। उस खाली स्पेस को भरने के लिए जब ऊपर से उसके ऊपर जो है दूसरी चट्टान गिरेगी तो क्या होगा, एक बड़ा सा वहाँ पर हलचल पैदा होगी, विस्फोट पैदा होगा। तो उसी के कारण वहाँ पर भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो ये चट्टानियाँ जो भ्रंशन है, ये इस प्रकार जब प्लेटें जब दूर एक दूसरे से दूर जाती हैं तब इस प्रकार से भ्रंशन पैदा होते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चौथा है भू संतुलन की मात्रा का बिगड़ना, यानी कि भूमि का प्रत्येक चीज़ जो है वो अपनी संतुलित अवस्था में है। जो स्थल हैं, जल हैं, वो सब क्या है, संतुलित अवस्था में। लेकिन जैसे कई कारणों से ये इनमें असंतुलन पैदा हो जाता है, जैसे कि अगर जैव विविधता का नाश हो रहा है उसके कारण, या जो बांधों का निर्माण हो रहा है तो उससे बड़े बड़े रिजर्वायर बन रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में बड़े बड़े जो रिजर्वायर हैं वो बनेंगे तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी वाटर बॉडी बन गई है जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज हो गया तो कहीं ना कहीं क्या करेगा वो, वहाँ पर एक उसको उस क्षेत्र की जो प्रकृति का ऑलरेडी बैलेंस था उस बैलेंस को खराब करेगा, जो कि आने वाले टाइम में भूकंप का कारण बनेगा। ठीक है, तो भू जो असंतुलन की स्थिति होती है इसके कारण भी जो है वो भूकंप उत्पन्न होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है गैसों की मात्रा। तो फ्रेंड्स, जो धरातल है उसके भीतर अलग अलग प्रकार की जो हमारी गैसें होती हैं, और कई प्रकार की जो गैसें हैं वो क्या करती हैं, लगातार अंदर प्रेशर बनाती हैं। उसके साथ साथ जो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लावा होता है, तो आप जानते हैं कि जो भूमि के अंदर, धरातल के अंदर लावा होता है वो पिघली हुई अवस्था में, तरल अवस्था में, और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इस प्रकार के लावा वाले क्षेत्रों में जो लावा होता है वो कई बार रिस कर ऐसी जगह अंदर मतलब धरातल के अंदर ही अंदर वो ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाता है जो कि जल स्रोत वाले क्षेत्र होते हैं। तो उन जल क्षेत्रों में लावा के पहुंचने से क्या होगा, वो जो पानी है वो जो उन जल क्षेत्रों से पहुंचेगा लावा वाले क्षेत्र में, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होगा तो वहां पर क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा, और वो वाष्प क्या होगा, अंदर चट्टानें हैं उन पर अत्यधिक प्रेशर बनाएगी, उन पर दबाव बनाएगी, जिसके कारण वो क्या करेगा, धरातल पर ऊपर जो है क्रस्ट के ऊपर एक प्रेशर मारेगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इसी के कारण भी कई बार क्या होते हैं, भूकंप भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो ये अंदर गैसें हैं इनकी मात्रा का संतुलन भी होना जरूरी है, और अत्यधिक जब ये हो जाती हैं तो ये प्रेशर बनाती हैं, जिससे कारण से विस्फोट होता है और धरती पर भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो यह है हमारा कुछ भूकंप। ऐसे दो स्थान जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उनको मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन, या इसको हिंदी में कहते हैं सह भूकंप रेखा, है ना। जो इस प्रकार की लाइंस होती हैं, मतलब कुछ प्रकार के कुछ स्थान होते हैं जहां पर एक साथ भूकंपीय जो तरंगें हैं उनका अनुभव किया जाता है। तो वो स्थान, उनको अगर हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भूकंप जो है उसकी जो तीव्रता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अलग अलग तीव्रता के भूकंप होते हैं। कुछ अधिक हम सुनते हैं कि ये इतने तीव्रता का था, उतनी तीव्रता का था। तो ये जो तीव्रता है यानी कि इंटेंसिटी है, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये भूकंप है इसकी तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से, सिस्मोग्राफ। तो आपको याद रखना है। और वहां पर जो सिस्मोग्राफ है उसमें कौन सी स्केल का प्रयोग किया जाता है, उसमें दो प्रकार की स्केल होती हैं। एक तो होती है रिएक्टर स्केल जो कि 1 से लेकर 9 तक होती है, और मर्करी स्केल जो कि 1 से लेकर 12 तक होती है। तो ज़्यादातर जो है आपका भूकंप आपने सुना होगा कि रिएक्टर स्केल पर ही मापे जाते हैं, जो आमतौर पर होते हैं। और उसमें अगर अगर 5 तीव्रता से ऊपर का जो भूकंप आता है तो वो काफ़ी विनाशकारी होता है। इसमें जो प्रत्येक अंक होता है वो पिछले अंक का लगभग 10 गुना तीव्रता वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होगा। तो जो 3 वाला भूकंप होगा वो 2 से 10 गुना ज़्यादा तीव्र होगा। जो 4 श्रेणी का होगा वो इससे 10 गुना और होगा। तो ये इस प्रकार से इसका डिवाइड किया हुआ होता है, यानी कि प्रत्येक अगला जो स्टेप होगा, अगला नंबर होगा वो लगभग 10 गुना अधिक तीव्रता का होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम भूकंप के दृष्टि से कुछ चीज़ें देखें जिसके बारे में पूछा जाता है, तो जहाँ पर देखिए ये धरातल है और धरातल के नीचे की बात करते हैं हम, तो जहाँ पर ये भूकंप का मेन केंद्र होगा धरती के अंदर, धरातल के अंदर, तो वो सेंटर कहलाता है फोकस या हाइपो सेंटर, हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र। ओके, अब यहाँ पर से जो है वो भूकंपीय तरंगें इस प्रकार से चलती चलती हुई धीरे धीरे धरातल पर पहुंचेंगी और एक जगह से फटकर बाहर आएंगी। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर से धरातल की तरंगें सबसे मेन केंद्र होगा, जहाँ पर वो मेन जो क्रस्ट है उसको उससे निकलेगी, वो केंद्र कहलाएगा अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखनी है कि अधिकेंद्र और अभिकेंद्र क्या क्या होते हैं, एपी सेंटर और फोकस। ओके,
समझ गए। चलते हैं आगे। अब दूसरी चीजें इसमें पूछी जाती हैं कि भूकंपीय तरंगें क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से याद रखना। पहली होती हैं प्राथमिक तरंगें, जिनको हम कहते हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स ये क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। समझ गए। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें। जो एक प्रकार की तरंग होती है वो तरंग संचरण की दिशा में ही जो है वो गमन करती है, और दूसरी तरंग जो तरंग होती है वो तरंग संचरण के लंबवत कंपन करती है। तो उसी आधार पर इनको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में हम विभाजित करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानी जाती है। और सबसे पहले जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ पर इन्हीं का अंकन होता है, यानी कि पहले जो है इनका पता चलता है, इनका डिटेक्ट किया जाता है। इसी के लिए इनको प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहा जाता है। दूसरी हमारे पास आती हैं द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, जिनको हम एस वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी वेव्स है उनको हम क्या कहते हैं? एस वेव, और अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जानते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव्स। ओके। तो ये क्या करती हैं, इनकी खास बात क्या होगी? एक तो ये है खास बात कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और दूसरी ये तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। तो इससे क्या होगा? इन तरंगों के माध्यम से पता चल जाएगा, धरती के भीतर का जो है स्ट्रक्चर पता लगाने में मदद करेगी। क्योंकि भाई जहां पर भी ये तरंगे अगर गति नहीं करेंगी या चलेंगी नहीं, तो उससे एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि वो स्थल क्या है, वहां पर कोई तरल माध्यम में, मतलब तरल माध्यम वहां पर उपस्थित है। क्योंकि ये तरल माध्यम में तो गति नहीं करती हैं, तो इससे जो है अंदर की स्ट्रक्चर जानने में मदद करती है, या चट्टानों का जो स्ट्रक्चर है उसका पता चलने में, अंदर का जो संरचना है उसके बारे में पता करने में काफी हेल्प मिलती है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एस वेव या सेकेंडरी वेव्स। तीसरी होती है हमारी दीर्घकालिक वेव या एल वेव्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अंत में जो है वो ये डिटेक्ट होती है। कई बार ये भूकंप के 10-10 मिनट, 15-15, आधा घंटे बाद भी ये डिटेक्ट होती हैं। कौन सी? एल वेव्स। एल वेव्स अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। सबसे ज्यादा जो तबाही मचाने वाली वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एल वेव्स। क्योंकि धरती पर सबसे लेट में पहुंचती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फैलाव इन्हीं का होता है। ओके। जो पी और एल वेव्स है फ्रेंड्स, उनकी जो खोज है वो जॉन केनार्ड ने की थी, ये बात याद रखना आप लोग। और जो एल वेव्स है उसकी खोज प्रोफेसर लव के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं, पी, एस एंड एल। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपके भूकंप का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास वायुदाब पेटियां। इससे पहले इसमें एक और टॉपिक आता है वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में मैं आपको एनवायरनमेंट वाले टॉपिक्स में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका हूं कि भाई वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और वायुमंडल की परतों के बारे में मैंने बताया था ना। वायुमंडल की अलग अलग परतें कौन कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर था, फिर मीजोस्फेयर था, फिर एक्सोस्फेयर था। जिसमें कि जो ओजोन परत थी या ओजोन जो मंडल है वो किसका भाग है? स्ट्रेटोस्फेयर का भाग है। जो मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं वो किसमें हो रही थी? वो आपका ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में हो रही थी, सबसे निचला जो था, है ना। और वायुयान भी कहाँ पे उड़ रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी घटनाएं हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ के साथ ओजोन के क्षरण के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा इसमें नहीं डाला, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। ओके। क्योंकि बार बार जो है एक ही चीज़ पढ़ के जो है टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें वायुदाब पेटियां यानी प्रेशर बेल्ट वाला टॉपिक लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं वायुदाब पेटियां यानी कि प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्या होती हैं वायुदाब पेटियां? सुना होगा आपने इसके बारे में कभी। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी होती है हमारी, उस पर जो है हम जानते हैं कि कुछ परमानेंट जो है वो पवनें गति करती रहती हैं, जो साल भर उनकी दिशाएं लगभग समान होती हैं। तो वो उनकी जो दिशा है उनके कारण से कुछ तापमान के अंतराल में कुछ पेटियां बन जाती है, कुछ तापमान के विशिष्ट क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर विभिन्न जो अक्षांश होते हैं उनके बीच तापांतर यानी ताप के अंतर के कारण पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी गति, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इनके कारण जो है वो तापमान में अलग अलग अंतर होगा, जिसके कारण से क्या होगा? अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रेशर बेल्ट्स बन जाएंगी, जिनको हम क्या कहते हैं?
वायुदाब पेटियां कहते हैं, और ये 7 प्रकार की वायुदाब पेटियों का निर्माण पूरी पृथ्वी के अंदर होता है। ओके, चलते हैं आगे, हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए ये है, इसको देखिए, हालांकि इसमें मैं मेरी जो है वो ड्राइंग बहुत ही बेकार है, इसलिए मैं गोला जो है वो ठीक से बना नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको ध्यान से, तो सबसे पहले देखिए ये है पृथ्वी। पृथ्वी में जो है ये सबसे बीच से जो है रेखा गुजर रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ओके, तो ये बात हमने अक्षांश और देशांतर वाले जो टॉपिक है उसके अंदर देखी थी। जो भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, और उसी को हम विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो इक्वेटर होता है उस पर तो साल भर जो है वो सूर्य क्या होता है, डायरेक्ट चमकता है, यानी कि डायरेक्ट ऊपर से जो है इस वाले बेल्ट के ऊपर चमकेगा। तो इसके इस वाली जो ये भूमध्य रेखा है, इसके 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में ये जो इलाका होगा, ये क्या होगा, साल भर चूंकि सूरज इसमें डायरेक्ट जो है लगभग लगभग इस पर सूर्य का प्रकाश होगा, जिससे क्या क्या होगा, ये जो इलाका होगा ये क्या होगा, गर्म होगा। यहाँ पर जो है वो क्या होगा, हवाएं तेजी से क्या होंगी, गर्म होंगी, और तेजी से जब हवाएं गर्म होंगी तो वो क्या करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। हवाएं जब गर्म होती क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। जब ऊपर की ओर उठेंगी तो वहां पर क्या होगा, नीचे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर जोन बोल सकते हैं आप उसको। तो फ्रेंड्स जब लो प्रेशर जोन बनता है तो उसी को मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ELPB, इसका मतलब होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है वो क्या बन जाएगा, लो प्रेशर वाला एरिया बन जाएगा। और फ्रेंड्स जो पवनें होती हैं, यानी ये जो हवाएं होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। तो इससे देखिए, जब यहाँ पर ये क्षेत्र लो प्रेशर वाला बन गया तो जो दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो अब इसकी तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि ये यहाँ इधर की साइड होगा हाई प्रेशर और बीच में बन चुका है लो प्रेशर का जोन। तो हवाएं जब इसकी तरफ मूवमेंट करेंगी तो ये हवाएं कहाँ को आ रही हैं, पूर्व से आ रही हैं पश्चिम की तरफ को, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इसीलिए इनको कहा जाता है पूर्वा पवनें, और इन्हीं को जाना जाता है व्यापारिक पवनें, क्योंकि जो पूर्व प्राचीन काल होता था उसमें ये जो व्यापारिक जहाज होते थे इस एरिया में, उनको जो पानी के जहाज होते थे वो पाल की मदद से उड़ते हैं, तो हवा की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो ये जो पूर्वा पवनें होती थी ये व्यापारियों को उन जहाज़ों को चलाने में सहायता करती थी, इस वजह से जो है इनको व्यापारिक पवनें नाम दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए आपकी यहाँ पर ये 30 डिग्री नॉर्थ से और साउथ से जो है लगातार कहाँ की तरफ, इक्वेटोरियल जो बेल्ट है उसकी तरफ बह रही हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। समझ गए आप लोग। तो अब ये जो बेल्ट है ये कहलाती है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वो लगभग, चूंकि हवाएं यहाँ पर ऊपर उठेंगी, और इस कारण से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा एरिया बन जाएगा जो कि क्या होगा, शांत क्षेत्र होगा। शांत क्षेत्र का मतलब ज़्यादा मूवमेंट कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डोलड्रम भी कहा जाता है। तो डोलड्रम के बारे में जब भी पूछा जाए तो वो कहाँ पर होता है, आपके भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो पूरा एक गोल बेल्ट बन जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। समझ गए इतना। अब जो ये पवनें यहाँ पर आई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर की तरफ गर्म पवनें उठी, धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो धीरे धीरे ऊपर जब ज़्यादा ऊंचाई पर जाके क्या होगा, ठंडा हो जाएगी, और जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर वापस से जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगी नीचे। तो जब ये वापस जो है ऊपर जाके नीचे की तरफ बैठेंगी तो वो कहाँ पर बैठेंगी, इस वाले इलाके में, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इधर से कुछ इधर को आएंगी और कुछ ऊपर को जाएंगी। तो नीचे ये वाला जो एरिया है दोनों साइड 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ वाला, यहाँ पर जो है देखिए क्या बन जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन दोनों साइड देखिए, है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन इसलिए बना है क्योंकि जो ऊपर से पवनें हैं वो अब नीचे बैठी ठंडी पवनें, और ठंडी पवनें जब इस इलाके, इन दोनों इलाकों में नीचे बैठेंगी इस प्रकार से, तो इन दोनों ही क्षेत्रों में क्या बन जाएगा, एक निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है ना। जो पहली वाली थी वो थी, उसको कहा जाता है, जो ये बीच में बनी इसको कहा जाता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, और जो ऊपर के जो ये 2 बेल्ट्स बनी हैं ये कहलाती हैं आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी,
ठीक है। अब ये जो उच्च वायुदाब की पेटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर उच्च वायुदाब बन गया। अब यहाँ से जो है वापस पवनें पीछे की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अपेक्षाकृत लो प्रेशर जोन है, क्योंकि ये वाला जो जोन है ये लो प्रेशर है दोनों साइड, ठीक है। तो लो प्रेशर जोन है 45 और 60 के बीच में। अब इस कारण से वापस जो है पवनें इस पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे भी देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही हैं, है ना। तो फ्रेंड्स कुल मिला के इन पवनों को इसीलिए कहा जाता है पछुआ पवनें, दोनों साइड 35 से 45 के बीच, ऊपर की चाहे आप ऊपर देख लीजिए चाहे नीचे देख लीजिए, इन दोनों ही जगह पर यहाँ पर साउथ और नॉर्थ दोनों ही हेमिस्फीयर में ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पछुआ पवनें, ठीक है। तो समझ गए आप। तो पछुआ पवनों का जो ये वाला बेल्ट है जहां पर ये अपेक्षाकृत कौन सा बेल्ट बन गया है, सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसको कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये दोनों पोल हैं ऊपर के, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो अत्यधिक ठंडे इलाके हैं, तो ठंडे इलाकों में तो वाष्पीकरण ना के बराबर होगा, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा, वहां पर जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो हाई प्रेशर वाला जोन जो है वो बना रहेगा। तो हाई हाई प्रेशर बना रहेगा, अपेक्षाकृत जो इसके ऊपर वाले इलाके होंगे इन क्षेत्रों में जो है वो क्या होगा, लो प्रेशर बना रहेगा। तो इसी कारण से इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं चलेंगी। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं, जो कि यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्रों से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी वाले क्षेत्रों को चलेगी। ये यहाँ से भी जो है इधर को चलेंगी, है ना। ये दोनों ही जो पोल्स हैं उनसे इनकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पोल्स पर तो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट है, और उसके अपेक्षाकृत जो उससे नीचे वाले इलाके हैं तो उनमें जो है अपेक्षाकृत थोड़ा लो प्रेशर बन जाता है। तो इसी कारण से जो है फ्रेंड्स, ये ठंडी पवनें इस क्षेत्रों में चलती हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं हमारे, ये नॉर्थ जो अमेरिका है उसके ऊपरी वाले जो कनाडा और फिनलैंड वाले क्षेत्र हैं, साइबेरिया, इनमें जो है वो बर्फीले तूफान आने का कारण होती हैं ये वाली पवनें, जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडी पवनें होती हैं। और जब ये अपने साथ जो इस तरह सब पोलर रीजन में आती हैं तो ये क्या करती हैं, उस क्षेत्र का तापमान अत्यधिक गिरा देती हैं और वहाँ पर बर्फीले एक तरह से तूफान लेकर आती हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार की बेल्ट्स यहाँ पर बनती हैं। तो कौन कौन सी बेल्ट बनी, बीच वाली जो बेल्ट बनी अभी तक, जहाँ पर की जो है वो मेनली जो जो वायु है वो लगभग ना के बराबर चलती है, शांत क्षेत्र जिसको कहा जाता है, तो वो उसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, याद रखना। उसके बाद दोनों ही साइड जो है वो 30 और 35 के बीच में बनेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होगा, समझ गए। और उसके बाद जो दूसरे रीजन बने 45 और 65 के बीच में, चाहे आप नॉर्थ में जाइए या साउथ में जाइए, तो वो कहलाएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई सॉरी लो 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 अरे यार, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये ऊपर भी और नीचे भी। और फाइनली जो ध्रुवों में उत्तरी और नॉर्थ जो है वहाँ पर तो हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर दोनों ही पोल्स पर हाई प्रेशर होगा, इसीलिए उनसे जो है वो अपेक्षाकृत उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ हवाएं बहेंगी, ठीक है। तो बस इतना से बात इसमें याद रखनी है। तो ये जो पवनें हैं ये पूरे साल भर इसी तरीके से चलती रहती हैं। अब फ्रेंड्स, जो ये ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है हमारा, यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर अपेक्षाकृत स्थल ज़्यादा है ना। आप वर्ल्ड का मैप देखिए आपके कमरे में लगा हुआ, तो उसमें देखिए आप जो आपका विषुवत रेखा से ऊपरी वाले क्षेत्र हैं उसमें जो है हमारे ज़्यादातर महाद्वीप हैं। जबकि अगर हम इस नीचे वाले इलाके में आते हैं तो यहाँ पर जो निचला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो है वो किस प्रकार का है, खाली है, क्योंकि ये ज़्यादातर जलीय क्षेत्र है, यहाँ पर समंदर वाला इलाका ज़्यादा है ना। तो फ्रेंड्स, इस कारण से इस क्षेत्र में जो है हवाएं फ्रीली मूव करेंगी। तो अगर हम हवाएं जब फ्रीली मूव करती हैं तो उससे क्या होगा, 40 डिग्री जो साउथ वाला इलाका होगा वहाँ पर जो पछुआ पवनें बहेंगी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बहती हैं, तो इस कारण से उनको कहा जाता है दहाड़ता चालीसा, ठीक है। फिर 50 डिग्री साउथ पर जब हम जाते हैं और नीचे, तो वहाँ पर भी जो है हवाएं और तेज़ी से बहती हैं, तो उसको कह देते हैं प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री साउथ पर जब हम और नीचे जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसको कहा जाता है चीखता साठा। तो इस तरीके से जो है वो जो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव कह रहा हूँ मैं, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें अपेक्षाकृत जल वाले इलाके ज़्यादा होने के कारण, समंदर वाले इलाके ज़्यादा होने के कारण इन पवनों के मार्ग में क्या नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है।
तो क्या करेगी, बहुत तेजी से ये पवनें बहेंगी, इस कारण से यहाँ पर ये इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, और बाकी ऊपरी वाले क्षेत्रों में तो हमने डिवीजन देख ही लिया है किस प्रकार से होती हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखनी है कि पूर्वा पवनें या व्यापारिक पवनें कहाँ पर बहती हैं, पछवा पवनें कहाँ पर बहती हैं, और ध्रुवीय पवनें कहाँ से कहाँ को बहती हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है और ये हमारी वायदा पेटियाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कुछ होती हैं अस्थायी पवनें, जिनकी दिशाएं जो है वो परिवर्तित होती रहती हैं। तो अस्थायी पवनें कैसे होती हैं, उसमें बात करेंगे हम समुद्री समीर व स्थलीय समीर की। तो सी विंड, इसको कहते हैं हम लैंड विंड और सी ब्रीज। तो इसमें क्या होता है, इस फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। ये हमारा सूर्य है, देखिए इसको, सूर्य जो है वो चमक रहा है ना। यहाँ पर ये वाला इलाका हमारा स्थल है और ये जल है। तो जब सूर्य का जो प्रकाश है वो पड़ेगा तो वो दोनों पर तो समान रूप से पड़ेगा भाई, स्थल पर भी पड़ रहा है और समंदर पे पड़ रहा है। तो जो स्थल इलाके होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, जो स्थल क्षेत्र है वो तेजी से जो है वो गर्म होते हैं और तेजी से ठंडे भी होते हैं। जो समुद्र होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये स्थलीय इलाके हैं जब ये तेजी से गर्म होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठेंगी, और तेजी से ऊपर की ओर उठेंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा दिन में। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना मैंने डे, लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बन जाएगा, और समुद्र है उसमें तो जो है वो अपेक्षाकृत वो उतनी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस कारण से दिन में क्या होगा, हवाएं समंदर से स्थल की ओर चलेंगी, जिस कारण से इसको कहा जाएगा समुद्री समीर। ठीक है, तो ये कब होगा, दिन में। अगर हम रात की बात करें तो रात को फ्रेंड्स, चूंकि समुद्र जो है वो स्थल जो है वो तेजी से ठंडे हो जाएंगे और जो समुद्र होगा वो अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। तो गर्म होने के कारण वहाँ पर हवाएं जो है वो जो उसके ऊपर की जलवाष्प होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। तो रात के टाइम जो है हवाएं फिर शिफ्ट हो जाएंगी कहाँ को, स्थल से समंदर की ओर, है ना। तो इसको रात को कहा जाएगा फिर स्थलीय समीर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक होता है आपके पर्वतीय समीर और स्थलीय समीर। पर्वतीय समीर भी क्या होती है, इसी प्रकार से होती हैं कि जो है रात को जो है हवाएं जो है वो जो ऊपर पर्वत होते हैं उनसे और स्थल नीचे घाटी क्षेत्र की ओर बहती हैं, और जो दिन को होती हैं हवाएं वो घाटी क्षेत्र से ऊपर जो मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा उसकी तरफ बहती हैं। इसीलिए जो है दिन के समय जो है जो पत्ते होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वो उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि हवाएं नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मानसूनी पवनों की। तो मानसूनी पवनें क्या होती हैं फ्रेंड्स, जो स्थानीय रूप से चलने वाली पवनें होती हैं उनको हम स्थानीय पवनें या मानसूनी पवनें कहा जाता है। स्थानीय पवनें मतलब जो किसी स्थान विशेष पर चलती हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जब गर्मियों में कौन सी स्थानीय पवन चलती है, लू, है ना, चलती है कि नहीं चलती है, गर्म स्थानीय पवन। तो फ्रेंड्स, ये जो लू होती है कितनी खतरनाक होती है, आप जानते हैं उन दिनों पर कैसे जो है वो तरह तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है सरकार से के द्वारा कि भाई आप बाहर मत निकलें, लू लग जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो लू होती है ये स्थानीय पवन के अंतर्गत आती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ये पवनें जानी जाती हैं। ओके, अब इन पवनों को आप जानने के लिए आप अपने मैप में भी इसको देखते रहिए। आपके पास कमरे में मैप लगा होगा ना, वहाँ वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में भी देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्म पवनों की। आप लोगों के कमरे में वर्ल्ड मैप होगा, अभी देखिए, आप अभी उठकर देखिए, जो चीज़ मैं बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ है ना। सबसे पहले देखिए बात हरमट्टन, पहली जो हमारे पास गर्म पवन है वो है हरमट्टन। तो हरमट्टन जो बहती है फ्रेंड्स वो है गिनी, घाना, नाइजीरिया। अफ्रीका में देखिए कहाँ पर है, गिनी, घाना और नाइजीरिया। और ये जो इलाके होते हैं यहाँ पर जो है वो ये जो हवा है ये बहती है, और इस हवा के बहने से क्या होता है, क्योंकि ये गर्म हवा है, इस गर्म हवा के बहने से वहाँ पर जो नमी है होती है वो ख़त्म हो जाती है। और नमी इन इलाकों में चूंकि ज़्यादा नमी के कारण क्या होती है, तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि नमी के कारण वहाँ पर संक्रामक रोग जो है वो पैदा होते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, तो जब ये पवन बहती है, ये हवाएं बहती हैं, तो वो इलाके क्या हो जाते हैं, उन हवाओं के कारण जो है वो वहाँ पर मौसम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो उस कारण से जो है ये जो हवा है हरमट्टन, इसको कहा जाता है डॉक्टर विंड या गिनी का डॉक्टर।
तो ये पूछा जाता है कि गिनी का डॉक्टर किस हवा को कहा जाता है, या आपका डॉक्टर विंड के नाम से कौन सी विंड जानी जाती है, तो ये हर्मटन जानी जाती है। आप मैप में देखिए कहाँ पर है, गिनी, घाना और नाइजीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम भी आपने सुना होगा, तो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम इसी के नाम पे है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, उत्तर में ये ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर दक्षिण में कोलोराडो तक रॉकी जो माउंटेन है उसके पूर्वी ढालों पर चलती है। तो जो रॉकी माउंटेन है ये मैंने कहाँ बताया था, पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो उसका वेस्टर्न भाग है यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फैला हुआ है कौन, रॉकी पर्वत। तो इस रॉकी पर्वत के ही पूर्वी ढालों पर चलती है कौन सी हवा, चिनूक। ठीक है, तो इसी के नाम पर अमेरिका में जो चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स जो ये चिनूक हवा है इसको स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। स्नो ईटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये हवा बहती है तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म होती है। जब ये गर्म होती है तो इसके कारण से वहाँ पर जो बर्फ होती है वो पिघलने लग जाती है और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्नो ईटर। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फान। तो फान कहाँ बहती है, आल्पस जो होता है, आल्पस पर्वत ये कहाँ पर है, यूरोप में। तो आल्पस पर्वत के जो पूर्वी ढाल पर फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन देशों के अंदर ये हवा मेनली बहती है जिसका नाम है फान। और इस कारण से ये जो हवा होती है ये वहाँ पर मौसम को काफ़ी खुशनुमा बनाती है, इसीलिए वहाँ पर अंगूर की जो खेती है वो इस हवा के कारण जो है अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी के कारण पूरे के पूरे जो भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, मेडिटेरियन सी वाला, जिसके अंतर्गत आपका यूरोप आता है, तो ये पूरे यूरोप के लिए ये हवा बहुत अच्छी मानी जाती है। और आप जानते हैं कि जो अंगूर की खेती होती है इसके कारण ही जो है ये जो इलाके होते हैं, जैसे फ्रांस होता है, तो फ्रांस में जो है वो राष्ट्रीय पेय कौन क्या होता है, बियर, शराब। तो वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में शराब क्यों पी जाती है, हर घर में जो है शराब पी जाती है, डिनर में वो लोग शराब पीते हैं, तो उनका वो राष्ट्रीय पेय है। तो फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में शराब बनाई जाती है, इसको फ्रांस को इसीलिए कहा जाता है वाइन यार्ड ऑफ द वर्ल्ड। फ्रांस को वाइन यार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरीके की शराब बनाई जाती है और बियर बनाई जाती है। तो ये इसी के लिए क्योंकि अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिरोको। तो फ्रेंड्स जो सिरोको है वो अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें देखिए जो सहारा है मरुस्थल वो कहाँ पर था, वहाँ पर था। उसके अगर हम उत्तरी दिशा, ऊपरी उत्तर पूर्वी दिशा में देखें तो वहाँ पर हमारे अलग अलग प्रकार के जो कंट्रीज हैं उन सब में ये चलती है सिरोको। तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्पेन में इसको लेबेज कहा जाता है, ट्यूनीशिया में इसको चिली कहा जाता है, अगर हम लीबिया में बात करें तो इसको गिबली कहा जाता है। ओके, इटली में इसको कहा जाता है लाल रंग की वर्षा, इसको खूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब खूनी वर्षा का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, जो ये सिरोको नाम की विंड होती है ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से उड़ रही है। तो फ्रेंड्स जो सहारा मरुस्थल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका में, पूरे आप देख लीजिए कितने देशों तक इसका विस्तार है। तो अफ्रीका से जो है ये क्या करती है, जो वहाँ की वैसी मिट्टी है पूरी रेतीली मिट्टी है लाल कलर वाली, उसको उड़ाकर ये ले जाती है इतनी दूर तक, कहाँ तक, भूमध्य सागर पार करते हुए। और आप देखिए भूमध्य सागर के ठीक इधर किनारे पे वो ऐसा लंबा सा निकला हुआ वो कौन सा है, इटली, तो वहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो इतने धूल के कण ये उड़ा कर ले जाती है। तो फ्रेंड्स उसी के कारण से जब वहाँ पर वर्षा होती है तो उसमें भी वो धूल के कण जाते हैं, तो वो रेड कलर के जो है वो होते हैं, तो इसलिए उसको खूनी वर्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सांता आना। तो सांता आना फ्रेंड्स ये है हमारी कैलिफोर्निया के अंदर चलती है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, ये भी उत्तरी अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमुम है ईरान और इराक में चलने वाली। नेक्स्ट है ब्रिक फिल्डर, ये है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नेक्स्ट है ठंडी जो पवनें, अगर हम उनकी बात करें तो ठंडी पवनों में आती है मिस्ट्रल है फ्रांस की। फिर है ब्लिजार्ड साइबेरिया में चलती है। फिर है पंपेरो, ये है अर्जेंटीना और उरुग्वे। इस पंपेरो के कारण वहाँ पर जो है वो पंपेरो घास के मैदान भी पाए जाते हैं। फिर है केप डॉक्टर, तो ये चलती है साउथ अफ्रीका में, तो इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, अफ्रीका के ठीक नीचे। फिर है पपागियो है मैक्सिको में चलती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है इसमें, वो है टार्नेडो। तो यूएसए जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर जो मिसिसिपी बेसिन है उसमें चलने वाला एक तीव्र गति का ये तूफान है, लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
इसमें हवाएं चलती हैं, तो उसी को कहा जाता है वहां पर टार्नेडो। ठीक है। अब अगर हम मैक्सिको की खाड़ी में बोले तो इस प्रकार का जो तूफान चलता है उसको कहा जाता है हरिकेन। जापान में जब हम जाते हैं तो इसको ही कहा जाता है टाइफून। और जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उसको कहा जाता है विली विली। तो ये कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास क्या, हमारे जो पवने हैं, स्थानीय पवने, इनके बारे में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास चक्रवात, साइक्लोन। तो चक्रवात क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स चक्रवात, जब कोई निम्न वायुदाब का क्षेत्र उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से घिर जाता है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और इधर से उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, उससे घिर गए, तो क्या होगा, हवाएं इस प्रकार से मूवमेंट करेंगी और सतह से केंद्र की तरफ चक्रीय रूप बनाते हुए क्या होंगी, प्रभावित होंगी। और इस पूरे एरिया के बीच में जो भी पदार्थ होगा, जो भी चीज होगी, वो उसको क्या करेगी, उड़ाने लग जाएगी या उसको भी घुमाने लग जाएगी। तो उसी को क्या कहा जाता है, फिर चक्रवात कहा जाता है। और इसका जो केंद्र होता है इसको क्या कहा जाता है, चक्रवात की आंख कहा जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चक्रवात होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ होता है? उनकी उत्पत्ति 30 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। यानी जो ऊपर के जो रीजन होते हैं, जो उच्च अक्षांश होते हैं, उन पर इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो इनकी खास बात क्या होती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव होते हैं, है ना, चक्रवात। तो फ्रेंड्स इतनी सी बात आपको याद रखनी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये मूव होते हैं और उच्च अक्षांशों पर, जैसे कि यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है, उसमें जितने भी चक्रवात आते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ओके। दूसरी बात, हमारा वाला जो चक्रवात है वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसकी उत्पत्ति होते कर्क व मकर रेखा के नजदीक होती है और ये चलते हैं आपका पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे कि हम भारत के अंदर देखें तो हमारा जो पूर्वी पूर्वी जो तट है उस पर कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि अक्सर हिंद महासागर से जो है वो, सॉरी हिंद महासागर कह रहा हूं मैं, बंगाल की जो खाड़ी है वहां से लगातार इस प्रकार के तूफान जो हैं वो उठते रहते हैं और वो तूफान जो है वो हमारे यहाँ यानी कि पूर्वी जो तट है उससे टकराते हैं। तो वो जो टकराते हैं वो किस कैसे फॉर्म में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, है ना। तो इस प्रकार कौन सा वाला तूफान होता है, ये उष्ण कटिबंधीय तूफान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो वायु दाब है फ्रेंड्स, उसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये बात याद रखना कि जो प्रेशर होता है यानी कि वायु का दाब, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर बैरोमीटर में पारा लगातार गिर रहा है तो वो चक्रवात का संकेत है, क्योंकि अगर पारा लगातार गिर रहा है बैरोमीटर में तो इसका मतलब वहां पर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा। अब जब वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो आसपास से जो है हवाएं क्या होंगी, तेजी से उस इलाके में मूव होंगी। और जब तेजी से हवाएं उस इलाके की तरफ मूव होंगी तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, बहुत तेज चक्रवात आएगा। ओके। या मौसम बहुत तेजी से खराब होगा। ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें बैरोमीटर दिखा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। फ्रेंड्स जो आवश्यकता से अधिक अधिक जलवाष्प जो आर्द्रता होती है वो क्या करती है, नुकसानदेह होती है। जैसे कि अफ्रीकन जो कंट्रीज होती हैं या जो हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं वहां पर चूंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना वाष्पीकरण होगा और उतनी वाष्पीकरण होगा तो उतनी ही क्या होगी, फिर वर्षा भी होगी। हर शाम 4 बजे वर्षा हो जाएगी। इसके कारण से क्या होगा, हवा में बहुत ज़्यादा आर्द्रता, सॉरी बहुत कम आर्द्रता होगी क्योंकि वो लगातार जो है वाष्पीकरण हो रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जैसे कि आपके अफ्रीका में ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो आर्द्रता है वो वायुमंडल में अधिक होने के कारण क्या होता है, तरह तरह की जो है बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। क्योंकि जो आर्द्रता होगी तो उससे क्या होगा, तरह तरह के जो छोटे जो कीटाणु होंगे वो पैदा होंगे और वो कीटाणु क्या करते हैं, फिर वहां पर अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी जो ये रोग होते हैं, जैसे कि आपका जो रेबीज हो गया और ये एड्स और जितनी भी नई नई बीमारियां आती हैं, स्वाइन फ्लू, ये सब कहाँ से आती हैं, ये अफ्रीका से ही पैदा आती हैं और पूरी पूरी दुनिया के अंदर फैलती हैं। तो वहाँ पर ये इस प्रकार के मौसम के कारण ही जो है ये बीमारियां जनरेट होती हैं। ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे वर्षा की, यानी कि रेन।
तो रेन भी फ्रेंड्स दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन क्या होती है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सूर्य है, ये आपका ये जल वाटर बॉडी है, इस पर पड़ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के कारण जो है क्या होगा, जो गर्म हवाएं हैं वो वाष्पीकरण होगा और इससे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब ये कैसा होता है देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें वाष्पीकरण अधिक होता है, ये सब जानते हैं। इसके कारण संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके सहारे जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। तो जो ऊपर उठती हैं हवाएं वो कैसी हैं, गर्म हवाएं। और वो जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं किसके सहारे, संवहनीय धाराओं के सहारे, कन्वेंशनल करंट्स कहा जाता है। जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं उसके कारण जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ती हैं। जब ऊपर उठेंगी तो उसके कारण से क्या होगा, ऊपर उड़ते उड़ते उनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उनका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन होगा तो क्या हो जाएंगे, बादल बन जाएंगे। और बादल बनने से क्या होगा, वर्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो हमने चित्र में दिखाई है ये वही प्रोसेस है। ये इस प्रकार से कंडेंसेशन के बाद बादल बन रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो वर्षा होती है ये बहुत तेज होती है, मूसलाधार होती है और बिजली की गरज व चमक के साथ होती है। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं या आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें इस प्रकार की वर्षा हर दिन होती है और 4 बजे शाम को होती है। तो इसीलिए इसको वहां पर कहा जाता है 4 o'clock रेन, ठीक है ना। तो इस वर्षा के कारण वहां पर अत्यधिक आपके नमी हो जाती है और इस नमी के कारण बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चक्रवाती वर्षा। जो ये वर्षा होती है फ्रेंड्स, इसके कारण से जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं या विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं इनमें जो झाड़ी जो वनस्पति होती है वो बहुत ज़्यादा सघन पाई जाती है। ऐसी सघन वनस्पति होती है कि वहाँ पर जो है ना तो आप जाकर उनको काट सकते हैं ना उससे कुछ ले सकते हैं, उसको निकालना वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि घने जंगल कुल मिला के होंगे और इस प्रकार के जंगल होंगे कि जिनसे कुछ भी निकालना जो है वो इम्पॉसिबल होगा। इसके कारण से सर्वाधिक जो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी वो भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है, जो गर्म व ठंडी हवाएं हैं वो जब आपस में मिलती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, अगेन जो उच्च जो अक्षांश होते हैं वो कौन से इलाके होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे कि यूरोप वाले इलाके। इनमें जो है उष्ण यानी कि गर्म व ठंडी पवनें जो है वो जब कभी मिलती हैं तो वो आपस में इस प्रकार से मिक्स होती हैं तो उनसे क्या बनते हैं, वाताग्र बनते हैं। और ये जो वाताग्र होते हैं ये हवा को क्या करते हैं, इनके सहारे सहारे जो है हवा ऊपर को उठती है और ऊपर की तरफ जाती है। इन वाताग्रों को के सहारे जब हवा ऊपर जाती है और तब वहां जाके कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, तो तब ये वर्षा होती है। अब ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है तो इसलिए वर्षा यहाँ पर क्या होती है, बहुत तीव्र नहीं होती है बल्कि हल्की जो फुहार हैं उनके रूप में होती है, जिससे कि पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी जो यूरोप है इससे लाभान्वित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये जो हवाएं होती हैं अक्सर क्या होती हैं, बहुत सारी ऐसी हवाएं हैं जो आपका उत्तरी जो अमेरिका है उससे यूरोप की तरफ बढ़ती हैं और यूरोप की तरफ जो है बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के वातावरणों का निर्माण होगा। वातावरण का निर्माण होगा तो वहाँ पर वर्षा होगी और वर्षा जो है वो हल्की होंगी, जिसके कारण से जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं, अंगूर से लेकर अन्य प्रकार के जो फल होते हैं, उनकी खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो इसीलिए यूरोप में की जो है, यूरोप की जो जलवायु है इस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं वहाँ की जो इस मानसून का भी रोल होता है और वहाँ पर जो वर्षा होती है वो कभी भी तीव्र नहीं होती बल्कि हल्की फुहारों के रूप में होती है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने इसमें सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो भी मैंने बताया था फ्रेंड्स। इसके बाद जो है इसमें जो है रह जाता है आपका कुछ आपके धरा पृथ्वी पर कुछ वो होती हैं महासागरीय धाराएं चलती हैं, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। और प्लस नदियाँ रह गई, नदियाँ पढ़ेंगे और फिर एक दो टॉपिक और रह गए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं वर्ल्ड इसमें। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो मतलब मैं बताते हुए चल रहा हूँ और जो भी 4-5 टॉपिक रह गए वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।